बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मैं अक्सर ये जुमला बोलती हूँ और क्या करूँ, ये जुमला पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के माहौल पर, पाकिस्तान की तारीख़ पर, पाकिस्तान के हाल पर बिल्कुल एकदम करेक्ट बैठता है, तो इसलिए मैं मजबूर हो जाती हूँ जुमला बार बार बोलने पर। वो यही है कि जो कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है। एक हफ़्ता पहले यानी पिछले हफ्ते जब मैं शोज़ कर रही थी तो हम एक कलअदम तंजीम के हवाले से शो कर रहे थे। उस कलअदम तंजीम के हवाले से हम शो कर रहे थे जिसके बारे में हुकूमत हमें आकर के ये बता रही थी कि किस तरीके से वो बैंड आउटफिट भारत से फंडिंग लेती है और फिर भारत से फंडिंग लेने के बाद भारतीय प्रोपेगेंडा को पाकिस्तान में फ़रोग़ देती है। हम ये भी देखते हैं कि जो हुकूमत के तर्जुमान हैं, वज़ीर आज़म के जो तर्जुमान है, वो एक्सटेंसिवली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमें आकर बताते हैं कि किस तरीके से अब इस कलअदम तंजीम के साथ निपटा जाएगा, बिल्कुल वैसे उसी लाहे अमल के तहत जिस लाहे अमल से माजी में कलअदम तंजीमों के साथ निपटा जाता था। हमें यह भी आकर बताया जाता है कि किस तरीके से अब बज़ोरे ताकत हुकूमत अपनी रिट बहाल कराएगी। हमें यह भी इंश्योर किया जाता है हुकूमत की तरफ से कि अब किसी किस्म की मुज़ाकरात, किसी किस्म की बातचीत, किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। चंद दिन गुजरते हैं, वीकेंड आता है और फिर हम देखते हैं कि चंद दिनों के बाद ही वो तमाम तर बयानात जो हमें हुकूमत के ज़रिए मिले थे, पहुँचाए जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में किए जा रहे थे, वो हवा हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात के तहत रास्ते खाली करा लिए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी ऐसे मुतालबात थे जो माने गए, वो कौन से ऐसे मुज़ाकरात थे जो माने गए, क्योंकि हमेशा की तरह पाकिस्तान के हुक्मरान, हमेशा की तरह पाकिस्तान की आवाम के फैसला करने वाले लोग पाकिस्तान की आवाम को ही बताना भूल गए कि आखिर वो कौन सी बातें हैं, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी शिकें हैं जिसकी बेस के ऊपर ये पूरे के पूरे मुज़ाकरात हुए और जो डेडलॉक था उसको ख़त्म किया गया। इसी शशोपंज में होते हैं मैं आप कि एकदम से पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती सामने आते हैं और वो आकर ये कहते हैं कि अब वो कलअदम तंजीम कलअदम नहीं रहेगी, माजी की तरह भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करेगी, ना सिर्फ सियासत में बल्कि रिलीजियसली भी। बस ये कहना था तो सवालों का अंबार लग गया कि भाई आखिर आवाम से ये चीज़ छुपाई क्यों जा रही है, जो भी ओवर द वीकेंड अंधेरे में, दिन की रोशनी में, वी डोंट नो व्हेन इट हैपेंड, जो कि हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक थोड़ी सी सैनिटी और क्लैरिटी मिली। आज के मेहमान मैं आपके सामने रखूंगी। अस्सलाम वालेकुम तीनों मेहमानों को। मुझे ज्वाइन किया हुआ जी आफ्ताब जहांगीर साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अज़मा बुखारी साहिबा हैं, PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हैं फ्रॉम द अपोजिशन बेंचेस। अब से थोड़ी देर में कादिर मंदोखेल साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्र ज्वाइन करने के लिए। अज़मा जस्ट होल्ड इट, मुझे पता है आपने बहुत बोलना है लेकिन रुके, आपको एकदम से अभी बोलने नहीं दूंगी। मैं पहले PTI के पास जाना चाहती हूँ और उनसे मैं पहले पूछूं, पहले समझ लूँ कि हुआ क्या। जब पूरी कौम मैच देखने में लगी हुई थी, वर्ल्ड कप T20 का फीवर सबके सर चढ़कर बोल रहा था, पिछो तुसिया कम बात देता, आपने क्या किया? जो भी आपने किया ठीक ही किया होगा, आप हुकूमत हैं, बड़े हैं, कुछ गलत थोड़ी करेंगे, लेकिन सर आवाम से छुपाया क्यों? क्या है ऐसी चीज जिसकी पर्दादारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिनिश, और मेरी बहन अज़मा को मेरा बहुत सलाम। अगर आप उनको भी मौका दे देती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था। मैं वो भाइयों के जो अपनी बहनों को बहुत स्पेस देता हूँ। अच्छा, बात ये है कि बिनिश, मैं ख़ुद भी अभी परेशान हूँ कि ये आखिर इतना सारा सिलसिला हुआ क्यों। हाँ देखें बिनिश, हमें संजीदगी के साथ ये गुफ्तगू करनी है, पार्टी वगैरह से हट करिए। हम एक पाकिस्तानी की हैसियत से बात करना चाहते। मैं तो ये कर, अभी मैं एक प्रोग्राम से उठ कर आया हूँ, वहाँ पर भी मैंने अभी ये बात करके आ रहा हूँ। देखिए बात ये है कि आखिर ये ऐसा कौन सा मुआहदा था, ऐसी कौन सी बातें थी जो कि हमें नहीं मालूम। बिल्कुल पार्लियामेंट में लानी चाहिए। मैं इस बात का बहुत स्ट्रॉन्ग दाई हूँ कि मैं कहता हूँ कि पार्लियामेंट में इस मुआहदे को लाना चाहिए, क्योंकि अभी मुफ्ती मुनीब साहब ने ये कहा है कि ये झूठ है कि उन्होंने कोई ये मुआहदा किया था कि जी फ्रांस के सफ़ीर को भेजा जाए या सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं। अगर ऐसा मुआहदा नहीं था और ये मुतालबा नहीं था TLP का, तो ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए वो जो है एहतजाज करके निकल कर आया। एहतजाज करना हर एक का कानूनी अखलाकी हक है और वो कर सकते हैं, कोई भी हो, लेकिन पुरअमन। ऐसा कौन सा मसला था कि जिस पे आज भी एक हमारे ASI साहब शहीद हुए हैं, 6 पुलिस वाले, और यकीनन उनकी तरफ से भी हुए होंगे, है तो जो 14 उधर भी शहीद, इधर भी शहीद है।
اب وہ بھی اپنے آپ کو شہید کہلواتے ہیں. یہاں پر حکومت کے جو ذمہ دار لوگ ہیں جو کہ اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے شہید ہوئے وہ یقیناً شہید ہیں اور وہ بھی شہید. تو ایسی کیا چیز تھی کہ جس نے اتنا پرتشدد احتجاج کرنے پر مجبور کیا کہ جب آپ کا کوئی ایسا مطالبہ ہی نہیں تھا تو وہ پہلے مطالبہ تو سامنے لانا چاہیے تھا ان کو کہ بھائی دیکھو ہمارے یہ مطالبے تھے. بینش صاحبہ ہم آپ کے پروگرام میں آ کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہ مطالبے تھے جو پورے نہیں کیے گئے اور یہ ہمارا جائز حق ہے کہ ہم جا کے پرتشدد جو ہے احتجاج کریں, لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچائیں. اور یہ سب ایک منٹ, ہم بہت پیچھے چلے گئے. میں یہ جو بھی ہوا ہر دور حکومت میں ہوتا ہے, میں پہلے بھی اس کے اوپر شو کر چکی, پچھلے ہفتے میں مرثیہ پڑھ چکی ہوں اپنے اسی شو میں کہ پہلے منت ترلے کیے جاتے تھے, کروائے جاتے تھے, مذاکرات جو ہے وہ گتھنوں پر بیٹھ کے کرائے جاتے تھے. مجھے سمپل سی کلیئرٹی دے دے, پھر مجھے عظما کے پاس جانا ہے. مجھے فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ یہ جو کالعدم تنظیم ہے یہ ملیٹنٹ گروپ ہے, ان کے پاس کلاشن کوفے ہیں, اسلحہ ہے, بزور طاقت یہ اپنی طاقت استعمال کر کے پاکستان کے عوام کو یرغمال بناتے ہیں. بحیثیت ایک سیاستدان کیا ایسے لوگوں کو سیاسی دھارے میں, ایسی تنظیم کو سیاسی دھارے میں لانا چاہیے, یس اور نو سر؟ اچھا, اگر کوئی پرتشدد ہے جس کے پاس اسلحہ موجود ہے اور یہ ساری چیزیں وہ کرتی ہے تو اس کو سیاسی دھارے میں نہیں لانا چاہیے. لیکن اگر آپ کی حکومت یہ کرتی ہے تو سر پھر کیا کریں؟ آپ کنڈیم کریں گے اگر آپ کی حکومت ان کو سیاسی دھارے میں لاتی ہے؟ دیکھیں, اگر پرتشدد ہے, اگر پرتشدد کوئی تنظیم ہے تو اس کو دائرے میں نہیں لانا چاہیے اور ماضی کی پھر جتنی بھی تنظیمیں ان کے اوپر سے بھی پابندی اٹھا دینی چاہیے. ٹھیک ہے. عظما بخاری صاحبہ, سیم کوسچن یہیں سے آپ شروع کریں جہاں سے آفتاب جہانگیر نے چھوڑا ہے. وہ اور خیر آپ سے تو زیادہ کرنا بنتا ہے کیونکہ آپ کے دور حکومت میں تو انہوں نے جتنا آپ کو تنگ کیا, وہ پنجابی میں کہتے نہیں ہے نک کو نک کیتا ہے ایسی, مطلب کیا ایسی تنظیم کو یا اس طرح کی تنظیموں کو سیاسی دھارے میں لانا چاہیے, کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بینش اور وعلیکم السلام آفتاب بھائی, آپ کا شکریہ. دیکھیے, سوال یہ ہے کہ یہ تنظیمیں جو ہے وہ بند کیسے جاتی ہیں یا بنا کیسے دی جاتی ہیں, پھر ان تنظیموں سے کیا فائدے لینے کے لیے یہ بنائی جاتی ہیں. ہمارے خلاف تو یہ راتوں رات بنی تھی اور راتوں رات بنی, اور راتوں رات بننے کے بعد جو ہے اس تنظیم کے کندھے پر چڑھ کر عمران خان صاحب نے وہ کچھ کیا جو شاید میں سمجھتی ہوں کہ اب ان کو اگر یاد آتا ہوگا تو ان کو تھوڑی سی شرم تو آتی ہوگی. وہ سوچتے ہوں گے کہ وہ آج جن حالات سے نبرد آزما ہے یہ انہی کی لگائی ہوئی گرہ ہیں جو آج ان کو منہ سے کھولنی پڑ رہی. اس وقت جب ہمارے دور حکومت میں تھا تو ہمارے دور حکومت میں مذہب کارڈ پوری طرح استعمال کیا گیا. ہمارے ایم پی ایز ایم این ایس کے گھروں پر جو ہے وہ حملے ہوئے, احسن اقبال صاحب کو گولی لگی, خواجہ آصف صاحب کے جو ہے وہ اوپر سیاہی پھینکی گئی, میاں صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور ایشو بنایا گیا کہ جی ایک فارم کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کی گئی تھی. اور بائی دا وے اس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ شفقت محمود صاحب بھی شامل تھے. یہ بعد میں حقائق سامنے آئے, پھر چلیے ہم نے اس کو آرگیو بھی نہیں کیا, وہ واپس لے لی. ہم نے وہ تصحیح جو ہے ہم نے کر دی, وہ واپس لے لیا. اس کے باوجود یہ سب ہوا. اور وہ پھر کیسے ہوا, وہ پیارے ہمارے جو آئے تھے وہ کیسے بڑی عزت احترام کے ساتھ پیسوں کے لفافے لے کر جو ہے وہ واپس پہنچے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے دور حکومت میں وہ اب تیسری دفعہ آئے ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے حکومت سے, ابھی آپ نے خود بتایا کہ فواد چودھری صاحب کو آ کر کسی ولیمے کے فنکشن میں نہیں بتا رہے تھے, اپنی ذاتی رائے نہیں بتا رہے تھے ہمیں کہ ٹی ایل پی کیا ہے. وہ ایک کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد وہ آ کے بریفنگ دے رہے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ ٹی ایل پی ایک کالعدم جماعت ہے, اس کی جو ہے وہ بھارتی جو ہے وہ فنڈنگ بھی ثابت ہو گئی ہے اور وہ پرتشدد ہے, ان کے پاس کلاشن کوفس ہیں. اور بائی دا وے خود ان کے تمام خود فواد چودھری صاحب سمیت شہباز گل صاحب سمیت ان سب نے جو ہے وہ ایک فوٹیجز بھی کچھ ریلیز کی جس کے اندر کلاشن کوفس کے ذریعے جو ہے وہ فائرنگ ہوتی نظر آ رہی. تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ کالعدم تنظیموں کے ساتھ جن کو کالعدم ہم نے نہیں, انہی کے دور حکومت میں انہوں نے خود کالعدم جو ہے ڈکلیئر کیا, ان کے ساتھ کون سے قانون کے تحت مذاکرات ہوئے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کالعدم جو کل کالعدم تھی وہ اب کالعدم کیوں نہیں ہوگی, ایسا کیا ہو گیا؟ یہ دوسرا سوال ہے. پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب پچھلی دفعہ وہ آئے تھے, جب آپ نے جا کر ان کے ساتھ یہ فرانسیسی سفیر والا معاہدہ کیا, وہ معاہدہ آپ ہی نے کیا تھا نا, ہم میں سے تو کسی نے آپ کو نہیں بھیجا تھا کرنے کے لیے معاہدہ, آپ خود کر کے آئے, آپ کے وزراء کے اس کے اوپر سائن ہے. پھر آپ نے وہ معاہدہ اگر
किया क्यों था अगर पूरा नहीं करना था? और इतना खौफनाक मुआहिदा जिसके अंदर आप पूरी एक यूरोपियन यूनियन को अपने खिलाफ खड़ा करने के लिए तैयार हुए, आपने क्यों किया? आफ्ताब भाई की बातें बहुत सेंसिबल होती हैं, ये पीटीआई से थोड़े मुख्तलिफ हैं, मुझे नहीं समझ में आता इनका गुजारा कैसा हो रहा है पीटीआई के अंदर। वो कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर इन्हीं टीएलपी के कहने पर एक करारदाद लाई गई जिसको अमजद नियाज़ी साहब से मूव कराया गया और बाद में हुकूमत ने हाथ उठा लिए। नहीं नहीं नहीं, इनका गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, ये तो प्राइवेट मेंबर हम जो है वो करारदाद लाए हैं। और कल तक ये जो है ये बैठ कर कह रहे थे, और मैंने कल सुना, मुझे हैरत हुई कि इनको क्या लगता है कि हमारी याददाश्त ही नहीं है, हम बिल्कुल को पागल लोग हैं, हमें याद नहीं रहता कि आपने जो है वो जब अमजद नियाज़ी साहब ने ये पेश की तो उसके बाद आपने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं। और कल जब मुफ्ती मुनीर साहब के साथ बैठे हुए, अच्छा आजमा, अभी आफ्ताब भाई ने कहा कि उनको सियासी धारे में नहीं आना चाहिए, पीएमएलएन भी यही चाहती है कि उनको सियासी धारे में ना लाएं। जी देखिए, मैं सवाल सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि मैं कन्विंस कर दें कि आपने उनको पहले कलअदम क्यों किया था और अब आप उन्हें कलअदम ठीक है, पूछ लेते हैं, मुझे पीपल्स पार्टी की तरफ जाने दें। नहीं वो मुआहिदा सामने तो लाए, हमें पता तो चले, हमसे तो आप झूठ बोलते हैं, आप सुबह और बात करते हैं, शाम को आप और बात करते हैं, आपकी बातें तो हमें नहीं छुपा रहे हैं। पीएमएलएन को रिजर्वेशंस है कि छुपाया जा रहा है, जिस तरह कौम को भी रिजर्वेशंस है कि छुपाया क्यों जा रहा है। कादिर मंदुरखेल साहब अस्सलाम वालेकुम। कादिर भाई, ये जिस तरह से एक कलअदम तंजीम को भारतीय एजेंट करार देते हैं, दहशतगर्द करार देते हैं, क्लाशनकोफे हैं, असला है, और फिर ऐसी तंजीम के बारे में ये सुनने में आता है कि भाई वो पाकिस्तान की सियासत में भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। अगर मुज़ाकरात करने थे, ऐसी तंजीमों को पाकिस्तान के का सियासी फेस बनाना था, तो फिर क्यों शहीद कराए जाते हैं एहलकार, क्यों इतना टॉर्चर सहा जाता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है, इनको सियासी धारे में लाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि चलो अल्लाह अल्लाह कर शुक्र हो गया कि कम से कम एक मसले का हल तो निकल आया। और आफ्ताब जहांगीर साहब मेरे साथ एक चैनल पे बैठे हुए थे पिछले दिनों में, तो मैंने ये तजवीज़ दी थी कि उज़रा जो ना जिस तरह गाली धमकी वाला जो लहजा है उनको ख़त्म करना चाहिए, और जेद उलमा बैठे हुए पंजाब में, पाकिस्तान भर में, उनको साथ मिला के और इनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। जो इनके जायज़ मुतालबात है वो मानने चाहिए, जो नहीं है वो बिल्कुल नहीं मानने चाहिए। तो अल्लाह अल्लाह करके ये काम तो हो गया, लेकिन अब सवाल ये भी साथ पैदा हो रहा है कि जो उनके उज़रा ने जिस तरह बयान दिए थे और जिस तरह उनको पहले उनके साथ मुज़ाकरात का कामयाबी का ऐलान किया, उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि 350 उनके लोग रिहा कर दिए, और फिर काबीना के सामने रखा मीटिंग, और फिर 5 मिनट पहले अचानक खबर आ गई कि वो इंडिया के एजेंट भी है, आलमी दहशतगर्द भी होने जा रहे हैं, और वो कलअदम है, उनसे बात नहीं हो सकती है वगैरह। जिस तरह ये फवाद चौधरी जैसे लोग उन्हें रखे हुए हैं, तो मैं ये सवाल करूँ कि अगर इस तरह आपने रवैया रखा था और इस तरह चीज़ की है, 5 हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, कई जख्मी हुए हैं, टीएलपी की भी बहुत सारे कारकुन जो है ना वो जान से हाथ धो बैठे हैं, जख्मी भी हुए हैं, तो ये इन चीज़ों को नौबत की। और फिर मैं ये सवाल भी कहना चाह रहा हूँ कि पीटीआई का तो 10 साल का तजर्बा है इन चीज़ों को। पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है ना वो ये कजन वजन लेके कब्रें खोद रहे थे, फिर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, इनको तो बड़ा वसी तजर्बा है इन तंजीमों को इस्तेमाल करने का, तो उनको राम करने में फिर इतना टाइम क्यों लगा, इतनी शादी क्यों नहीं हुई दोनों तरफ से? तो ये सवाल ये है। और फिर उसके बाद चलो अब ये चीज़ तो हो गई, अल्लाह अल्लाह खैर, ये सारी चीज़ें तो हो गई है, लेकिन वो मैं हैरान हूँ, वो जो जैद उलमा में से एक बशीर फारूकी साहब भी थी, हमारे सैलानी के सरबराह, उन्हें तो पूरा राज खोल दिया, ये तो फिर भी नहीं किया, तो किसी और तरफ से हो गया। उन्होंने कहा तो 1000% जो ना वो कहीं और से हो गया, तो इनका क्या कमाल है, इन्हें तो फिर भी नहीं कहा। इसका मतलब ये कि वो 1000। कादिर भाई आपका भी खूब कमाल है, लेकिन इतने सवाल ना पूछे क्योंकि नैब का जो तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस है ना वो ठीक ठाक उन्होंने आप सियासी जमातों के मुंह पर मार दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसके बारे में भी मुझे बात करनी है, पर अभी मुझे अलाउ करें। मुंह पे मार दिए सर, ब्रेक लेने हैं, मार दिए है वो। अच्छा सर, ब्रेक लेने दें, हम पेड़ फाड़ के पैसे निकालेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। जरदारी साहब 7,000 अरब डॉलर दे, पता नहीं कितने दे, वो तो फिर आपने सुन लिया, नून लीग से, सियासी जमातों से। नहीं ऐसे बात नहीं होगी कादिर भाई, प्रॉपर इसको डिस्कस करना है। एक मुझे वक्फा लेने की इजाजत दीजिए, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपसे दोबारा करती हूँ। विल टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे।
ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं आफ्ताब जहांगीर, रज़मा बुखारी, कादिर मंदोखिल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब भाई, नैब का तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस आप ले आए हैं। सवाल बड़ा सादा सा है, आई एम श्योर कि इस बार आपने पक्का डिसाइड कर लिया कि उसका वाकई इतलाक 6 अक्टूबर से होगा, क्योंकि आप लोग मजाक क्यों बनते हैं? क्यों नहीं एक ही दफ़ा आप किसी पढ़े लिखे शख्स को हायर कर लेते हैं? मतलब ऐसे तो खैर आजकल हमारे मुल्क में जमहूरियत भी एक मजाक ही बनी हुई है, लेकिन आप लोगों ने तो ऑर्डिनेंसेस को भी मजाक बना लिया। एक ही दफ़ा किसी पढ़े लिखे बंदे को हायर करें, प्रॉपर तरीके से एक ऑर्डिनेंस बनाएं। ऐसा थोड़ी होता है कि एक एक शक को क्लैरिफाई करने के लिए आप एक तरमीमी ऑर्डिनेंस दर ऑर्डिनेंस लाते जा रहे हैं। एक ही दफ़ा बना करके ऑपोजिशन को, आवाम को समझा दें कि नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस ये है। अच्छा बिनिश, पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता कि पढ़े लिखे लोग कहाँ पे मिलते हैं। अगर आपको कहीं पता है तो मुझे बता दें कि मैं वहाँ से ले आऊँगा पढ़े लिखे लोग। अभी मंदोखेल साहब से पूछें कि वो जो अटॉर्नी जनरल हैं वो पढ़े लिखे हैं या नहीं। फिर आप फ़ारूक नसीम के बारे में पूछ लें, क्योंकि ये वकील है, मैं वकील नहीं हूँ। उज़मा बुखारी मेरी बहन वकील है, मैं वकील नहीं हूँ। इनसे पूछ लें कि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है। देखें, बात ये है कि अब एक तो मैंने अभी आपसे सुना और मैंने थोड़ा सा क्लिप देखा था आते आते कि जी कोई ऑर्डिनेंस आया है। मैं भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ बिनिश। मुझे अपने, मैं किसी का वो ना वो हूँ। मैं ये समझता हूँ कि देखें, जब हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, तो जो पार्लियामेंट है उसको जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, हमारे चाहे बेशक कितने इख्तलाफ उज़्मा के साथ, मंदोखेल के साथ हों, लेकिन हमारी सबकी ये प्रायोरिटी है कि पाकिस्तान मजबूत हो। और पाकिस्तान मजबूत उस वक्त होगा कि जब हम पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे और हमें एतमाद होना चाहिए। अगर मैं हुकूमत का एक मेन किरदार होता तो मैं एतमाद करता, और मुझे उम्मीद है कि ये भी करेंगे कि जो हम तनकीद भी करेंगे, इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन अच्छी चीज़ों के ऊपर बहस भी करेंगे और उससे कोई रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। ना कि हम जब इस किस्म के हालात पैदा कर देते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि फिर मजबूर हो जाती है हुकूमत, कोई भी हो, वो ऑर्डिनेंस लाने के लिए। ऑर्डिनेंस लाना नहीं चाहिए पार्लियामेंट के आफ्ताब भाई, पाकिस्तान को तो मजबूत करना है, सबने पाकिस्तान को मजबूत करना है। यहाँ पे जो तीनों पैनलिस्ट हैं, इन्होंने इस चीज़ के ऊपर आमीन पढ़ी। अज़मा ने हाँ में हाँ मिलाई, कादिर मंदोखेल साहब ने भी कहा कि बिल्कुल जी पाकिस्तान को। लेकिन सर, वैसे ऐसे पाकिस्तानी एंड एज ए पॉलिटिशियन ऑल्सो, आफ्ताब जहांगीर को सुनने में कैसा लगता है कि इस ऑर्डिनेंस का इतलाक 6 अक्टूबर से होगा? 6 अक्टूबर से पहले जितने केसेस होंगे वो चलेंगे और 6 अक्टूबर के बाद जो केसेस होंगे वो नहीं चलेंगे। ऐसे पाकिस्तानी सर, आपको कैसे लगता है ये क्या पाकिस्तान को मजबूती की तरफ लेके जाने का रास्ता है? मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई मुजरिम हूँ, मैंने कोई जुर्म किया है, तो फिर तो मैं इसके लिए परेशान हूँगा। लेकिन अगर मेरे हाथ साफ हैं, मेरा ज़मीर साफ है, मेरे बैंक बैलेंस साफ हैं, मेरे कंधों के ऊपर मेरे फरिश्तों ने कोई ऐसी चीज़ें नहीं लिखी हुई, तो मेरे लिए ये ऑर्डिनेंस की कोई अहमियत नहीं। वो जब मर्जी चाहे ले आए, पिछले 50 साल से शुरू कर दें, कुछ भी कर दें। इसलिए उनको तो बिल्कुल खौफजदा नहीं होने की ज़रूरत, जिनके हालात बिल्कुल साफ सुथरे हैं, जिनके बैंक बैलेंस साफ हैं, जिनके हाथ साफ हैं, जब वो चाहे ना तो आमदन से ज़ायद 700 के चक्कर में उस इल्जाम में आप लोग को उठा सकते, फिर आप जितनी चाहे मर्जी कस्में खाते रहिएगा कि मेरे फरिश्ते ठीक हैं, मेरा ज़मीर ठीक है। ज़मीर की आवाज़ जुर्म किया है, चाहे वो चले बिनिश, जिन्होंने जुर्म किया है, चाहे वो पीटीआई के हों, चाहे वो किसी पार्टी के हों, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो उनको सजा मिलनी चाहिए। अज़मा, आपको पता है तीसरा ऑर्डिनेंस क्यों आया है? या आपकी वजह से आया है? क्योंकि आप लोगों को ये इब्हाम था कि भाई हम तो वो नहीं लेना चाहते फैसिलिटी कि भाई ये जो केसेस हैं ये पिछले नहीं खुलेंगे और 6 अक्टूबर के बाद जो होगा उस पर नई केस बनेगा और जो पिछले केसेस हैं वो चलते रहेंगे। तो सर, आपके इब्हाम को दूर करने के लिए ये तीसरा नैब ऑर्डिनेंस आया, जिसके लिए आप सरेंडर करना चाह रहे थे कि यू डोंट वांट टू हैव दिस बेनिफिट। नहीं, ये तो वैसे ही है ना, वो जैसे हमारे मुल्क में रिवाज भी है ना, जो कराता है अमेरिका कराता है, तो ये इसमें भी जो करा रहे हैं वो हम करा रहे हैं। अभी भी जो है वो अपोजिशन में बैठ के हम में से किसी ने इस ऑर्डिनेंस से फायदा लेने के लिए कोई पिटीशन कहीं पर डाली है? हमने कहा कि जी हम इससे फायदा उठाना चाहते हैं, हमारी पार्टी में बकत है और ये हमारा स्टैंड ही नहीं है। हम पहले भी कोर्ट से जो है हमें वैलिडेशन मिली है, आगे भी इंशाल्लाह ताला कोर्ट से सुनकर होंगे। लेकिन ये जो एनआरओ दिया है हुकूमत ने अपने आप को, आफ्ताब भाई, मैं फिर वही कहूंगी, आफ्ताब भाई पीटीआई मटीरियल ही नहीं है। लेकिन आफ्ताब भाई को ये तो पता होगा ना, मुझे छोड़े मैं क्या कहती हूँ, मैं सियासी मुखालिफ हूँ, मैं तो कहती रहूंगी। लेकिन शुगर कमीशन जो है वो इमरान खान साहब ने बनाया था। शुगर कमीशन के अंदर जो है वो शुगर कार्टेल का जो है वो पूरा पता
इमरान खान साहब की हुकूमत ने हमें लगा के बताया कि उसमें खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन जो है वो 40% कार्टेल का बनते हैं और इन्होंने अंडर इनवाइसिंग भी की हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग के 2 FIR भी दर्ज हुई, लेकिन वो फारिग हो गए। उसके बाद आटे के ऊपर जो है, ये मुझे यकीन है आफ्ताब भाई उस दिन होंगे पार्लियामेंट के अंदर, जिस दिन जो है वो हमारे जो फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं फखर इमाम साहब, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि इतने लाख टन जो है वो गंदम कहाँ चली गई, हमें नहीं पता। जो वो गंदम का बहरान है वो क्यों आया था, कैसे आया था, अफगानिस्तान कैसे स्मगल हो जाती है, ये सब हुआ ना। जो LNG जो है, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा आपने ली, और अब आपको किसी ने LNG देने के लिए मुंह नहीं लगाया पाकिस्तान को। और अब ये इस सर्दियों के अंदर जो शाहिद खकान अब्बासी को दुआएं दें कि जो तवील मुद्दती जो मुआहदे कर गए, उन मुआहदों के ऊपर थोड़ी बहुत आपको गैस मिलेगी, अगर कहीं मिलेगी तो। बाकी पूरा पाकिस्तान जो है वो लकड़ियां जला के गुजारा करेगा। और फिर भी कल्प्रिट कौन है? खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल, उनको जेल में डाल दो। अब ये बताइए कि जो ये रिंग रोड जो है बनने से पहले, रावलपिंडी रिंग रोड बनने से पहले वहां पर अरबों रुपए की जमीनें बिक गई, इसका जवाब कौन लेगा? ये जो आटा चीनी का फ्रॉड हुआ, इसका जवाब कौन लेगा? आमिर कियानी को मैंने नहीं, आपके इमरान खान साहब ने निकाल दिया मिनिस्ट्री से, आपके डॉक्टर जफर मिर्जा को निकाल दिया अद्वियात के इशू के ऊपर जो है मिनिस्ट्री से। इनसे जवाब कौन देगा? नदीम बाबर साहब को आपने हटाया था, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही थी भले वक्तों में, अल्लाह बख्शे, वो इंक्वायरी कहाँ गई? वो जो हमें 4 दिन पहले पेट्रोल की प्राइस बढ़ाकर जो अरबों रुपए का टीका लगाया था पाकिस्तान की कौम को, उसका जवाब हमने किससे लेना है? ये तो कोई तरीका नहीं है। नाम आप रियासत मदीना का इस्तेमाल करें और आपकी करतूतें जो है, हरकतें जो है, वो माफिया को पालने वाली हो, और उसके अंदर जो है वो आपके हुकूमत पर लाख तनकीद सही, हुकूमत पर लाख तनकीद सही। अज़मा बसद एहतराम, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपकी पार्टी के हवाले से भी कुछ पूछ लूं, क्योंकि आपसे बेहतर इन्फॉर्मेशन मुझे कोई नहीं दे सकता। ये मैं हल्फन भी कह रही हूँ और ये ऑन एयर भी कह रही हूँ, मुझे पता है आपकी पार्टी से बेहतर इन्फॉर्मेशन अज़मा बुखारी से हमें नहीं मिल सकती। फैसलाबाद धोबी घाट पर एक जलसा हुआ था अज़मा, आपको पता है, आपका भी उसमें फड्डा शड्डा हो गया था, लेकिन खैर कुछ नामुनासिब किस्म के नारे वहाँ पर लगाए गए थे, कुछ गैर सियासी लोगों से इस्तीफा मांगा गया था। बाद में पार्टी ने बोला कि भाई ये तो हमारा बंदा ही नहीं है जिसने नारे लगाए हैं। एक्चुअली क्या हुआ, वो बंदा कौन है, क्या कह रहा है, जरा सुनवाइए, फिर मैं इनसे जरा सवाल पूछती हूँ कि भाई आखिर PMLN में क्या चल रहा है, सुनवाइए। नारे जिसने लगाए उसका हमारी पार्टी उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो हमारी पार्टी का कारकुन है, ना वो हमारी पार्टी का उहदेदार है। कैप्टन सफ्दर साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून यूथ विंग के मरकजी सदर हैं, उनके 12 इसरार पर मैंने एक हसास अदारे के सरबराह के जो है खिलाफ वो नारे लगवाए। पाकिस्तान मुस्लिम नून के मरकजी सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मेरे जमात के साथ ताल्लुक से बिल्कुल डिनाई कर दिया और कहा कि ये हमारा उहदेदार भी नहीं है, हमारा वर्कर भी नहीं है। मैं मुस्लिम लीग यूथ विंग के सिटी नायब सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ और मैं इस नोटिफिकेशन को फारिग करता हूँ। अज़मा साहिबा, कैप्टन सफदर का नाम आ रहा है, क्या वो भी एक चैप्टर है आपकी पार्टी में? आई नेवर न्यू दैट कि वो भी एक अलग चैप्टर है, लाइक शहबाज चैप्टर, लाइक नवाज चैप्टर, लाइक मरियम चैप्टर, देयर इज अ कैप्टन सफदर चैप्टर आल्सो। नहीं, ऐसा नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। शहबाज साहब ने भी जो स्टेटमेंट दिया, ये भाई भी जब आए हैं आकर इन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, तब हमें भी तब पता चला कि ये हमारे उहदेदार हैं, और हमें नहीं मालूम ये उस वक्त इतनी मिसमैनेजमेंट थी जो स्टेज के ऊपर, चूंकि मैं खुद वहां मौजूद थी। और ये भाई अब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या सॉफ्टवेयर बैकडेट में चला गया है, मुझे नहीं मालूम कि ये क्या स्टोरी है। जो स्टोरी वो बयान कर रहे हैं वो दुरुस्त भी है या नहीं है, लेकिन ये बात मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि एक जो ऐसी शख्सियत जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं था, उनको बार बार सियासत में धकेला गया और उनसे जो है वो अपनी मर्जी के काम लेने की कोशिश की गई। उनका एक नहीं, उनके ऊपर बहुत सारी चार्जशीट्स मौजूद हैं। और उसके बाद फिर ये जो DGI की नोटिफिकेशन के ऊपर जो हुआ है, उसके ऊपर खुद हुकूमत ने हमारे हर खदशात को दुरुस्त साबित किया, ये कह के और ये करके कि वो वाहिद एक शख्स के लिए जो है वो नोटिफिकेशन चाहते थे और वो उन्हीं को रखना चाहते हैं। मैंने नहीं कहा, ये शेख रशीद साहब ने बताया कि इमरान खान साहब इसका सियासी पर्सपेक्टिव देख रहे थे। अब मुझे ये बताइए, DGI की नोटिफिकेशन के अंदर सियासी पर्सपेक्टिव कहाँ से आ सकता है? और कौन सियासी पर्सपेक्टिव लाएगा इस तैनाती के अंदर? जो लाएगा वो यकीनन अपने हल्फ की भी जो है वो उससे रूगर्दानी कर रहा है। सो इसलिए ये जो सियासत के अंदर इदारों को घसीटना, इदारों को मेरे आगे खड़े हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, ये फलाना हो रहा है, ये मुझे वो ये इस हुकूमत की जो ये हरकतें हैं, उससे हमें कहते हैं कि हम अदारों को मुलायम करते हैं। अच्छा, वैसे अज़मा साहिबा, आप भी उन नारों को कंडेम तो करती हैं ना, शहबाज साहब की तरह? आप उन नारों को कंडेम करती हैं?
किस चीज, कौन से नारों को जी? वो जो फैसलाबाद में लगे थे नामुनासिब नारे, जिनको शहबाज साहब कंडेम कर रहे थे। नहीं, इसमें कंडेम करने या ना करने की बात नहीं है। देखिए, जो सियासत में जिसका भी रोल होगा, जिसका आइन ये पाकिस्तान के तहत सियासत में रोल नहीं होता, अगर वो सियासत में रोल उसका होगा तो यकीनन मुझे उस पर एतराज है और मैं उस पर एतराज करूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हर एक को मेरा आइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात जाने गए एक्सटेंसिवली अनइंटरप्टेड, क्योंकि कादिर मंदुखेल साहब ने दोनों पार्टीज को अनइंटरप्टेड सुना है। कादिर भाई, एक वक्फा लेने की इजाजत दीजिए, ब्रेक के बाद मैं डायरेक्टली आपके पास आऊंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पे, डेफिनेटली हुकूमत की गवर्नेंस पे, छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। आफ्ताब जहांगीर, रज़मा बुखारी, कादिर मंदुखेल साहब मेरे साथ मौजूद है। कादिर भाई ऑपोजिशन को सिर्फ तकलीफ और तकलीफ ही मिलेगी, रिलीफ सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को मिलेगा, लुब्बे लुबाब ये है। कोई बात नहीं है, आप ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। जहाँ इतनी नालायकी, जहाँ इतनी महंगाई, जहाँ इतना खर्चात दाखिला, हर तरफ से अफरा तफरी है, वो हमें रिलीफ की कोई जरूरत ही नहीं है। ये जितना जोर आजमा सकते हैं, हमारी बहन आदि फरियाल को रात 12 बजे, मैं जेल कमेटी का 10 साल मेंबर रहा हूँ, मुझे पता है 8 बजे के बाद कोई मुल्जिम अंदर नहीं जा सकता। रात 12 बजे जरदारी साहब व्हील चेयर पे दांतों के चक्कर लगा रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब 2 साल बाद बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट से जमानत पे आ गए। ये करे आजमा ले, अभी कितना गया, अब तो आखिरी साल इलेक्शन ईयर है। कादिर भाई बाकी पूरा साल हॉस्पिटल में रहे हैं, ये भी ऐड कर लिया करे ना, आधी इंफॉर्मेशन ना दिया करे, अच्छा नहीं लगता आपके मुंह से ना। आप एक काम, सारी मीटिंगें करते थे, सारे बेहतरीन देसी खाने खाते थे। जी कादिर भाई बोलिए। बेनिश आपको और हमारे आफ्ताब जागीर साहब को मेरे तरफ से पाकिस्तान के टॉप वीआईपी होटल में 1 मिनट गुजार के देखा है। सब खर्चात मेरे तरफ से, होटल से बाहर नहीं निकलेंगे, सारे खाने, सारी अच्छी कंपनियों की गुजार लूंगा। 1 मिनट गुजार के देखेंगे। आफ्ताब भाई आप ट्रोलिंग ना करें प्लीज, आप उनका मौक़िफ़ सुने कादिर भाई का, मैं आपकी जो ट्रोलिंग है वो आखिरी 1 मिनट में सुनूंगी। जी कादिर भाई बोलिए। आप ये बताओ कि यही इमरान याजी सब अदालतों से रिपोर्ट इश्तिहारी थे कि नहीं थे, ये मुझे बता दो। यही दीवार पलांग के इसके फुटेज नहीं है, यही सारी चीजें उसके सामने, जो थोड़ी बहुत गर्म आवाज लगी तो कैसा लगा? अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो दिल्ली दूर है, जरा अपोजिशन में आने दो, पता चल जाएगा 1 किलो से कितने पेड़े बनते हैं, ये पता चल जाएगा इनको। सवाल ये है कि 3.5 साल तक आवाम को बेवकूफ बनाने वाले आखिर में अपनी पार्टी को एनआरओ दे दिए ऑर्डिनेंस के जरिए, और ऑर्डिनेंस भी बड़ा निराला है। इसको सिर्फ और सिर्फ सदर पाकिस्तान यही उसको मुअत्तल कर सकते, और कोई नहीं है। वो भाई खुदा का खौफ कर लो, सारे कानून अपने जेब में रख लो और अपने दस्तखत से कर लो, जो मर्जी कर लो। आपके पास अगला साल 1.5 साल वो भी खुशकिस्मती से आप रह गए तो आप मुझे बता दो, नहीं तो आपका दम तो निकलने वाला था पिछले दिनों में। ये तो बशीर फारूकी साहब ने बांडा फोड़ दिए, नहीं तो क्रेडिट इसके भी आप लेते हैं। हमने देखो कैसे कर लिए। आफ्ताब भाई आपने तो मातहत कर दिया चेयरमैन ने आपको प्रेसिडेंट के, अब काहे का इंडिपेंडेंट रहा, अब तो नाम का भी इंडिपेंडेंट नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। अच्छा देखिए, मैं तो पहले आपको एक बात कही कि ये सब उनके लिए परेशानी है जिनके ऊपर कुछ है, मेरे जैसे, और अगर मंदुखेल भाई जैसे लोगों पर तो कुछ नहीं होगा। इन्होंने अगर कोई जुर्म नहीं किया तो इनको किस बात की परेशानी। और जहाँ तक रह गया कि वीआईपी होटल के अंदर, तो वीआईपी होटल के अंदर अगर मेरे लोग मुझसे मिलने आते हो, मेरी अच्छी कंपनी हो, खाने मुझे 5 स्टार मिलते हो, तो मुझे 6 महीने रख लो वीआईपी होटल के अंदर, मुझे क्या एतराज है। लेकिन देखें जब कानून चैलेंज कबूल कर लिया, ओके आफ्ताब भाई चैलेंज कबूल कर लिया है कादिर भाई। 1 मिनट मैं अखराजात बर्दाश्त करूं, जरा दिखा दे मुझे टॉप के पाकिस्तान के टॉप होटल में क्या बात भाई, आप क्या बातें कर रहे हो? ये अपोजिशन के लोगों के आप मुझे 5 स्टार देखिए आफ्ताब साहब तो यकीनन मुझे लगता है 6 महीने निकाल लेंगे, लेकिन इमरान खान साहब सिर्फ खाने के ऊपर जो है वो 24 घंटे नहीं निकाल पाएंगे। अगर उनको होटल दे दिया और उनको जेल जाना है, लेकिन वो उनको सिर्फ खाने पे उनका गुजारा नहीं हो पाएगा, उनको 24 घंटे नहीं गुजरने। जिसको हर बंदे को जेल में फेंकने का शौक है ना, वो जरा वो वक्त याद करे और जरा अपनी खातिर जमा रखे
जब उन पे ये टाइम आएगा तो क्या होगा, हमने तो गुजार ली। ठीक है जी, अभी इस वक्त शो को बंद करने का टाइम आ गया आज के लिए, बाकी इंशाल्लाह ये शो चलता रहेगा। आपसे कल मुलाकात करूंगी, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।